उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री सतीश शर्मा, प्रदेश महासचिव रालोमो श्री रविंद्र कुमार जी, राष्ट्रीय महासचिव रालोमो श्री अखिलेश्वर प्रसाद सिंह जी, श्री अनंत कुमार गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष बिंदा चंद्रवंशी जनता दल यू, जगनारायण यादव जनता दल यू, विकास कुमार सिंह प्रदेश महासचिव जनता दल यू, मनीष रंजन, श्री अजीत कुमार सिंह, श्री राजेश्वर राज, श्री राजेश्वर सिंह। इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, शायद जहां तक मुझे याद है पहली बार इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ। आप लोगों ने मेरा स्वागत किया है, लेकिन भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज यदि मैं आपके बीच आया हूं तो महाबली सिंह जी के लिए आया। नाम तो महाबली है, लेकिन देखने में शरीर से महाबली सिंह जी नहीं लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शरीर से भले ही महाबली न दिखाई देते हों, लेकिन काम में हमारे महाबली सिंह महाबली ही होंगे, ऐसा मुझे पक्का विश्वास। बहनों भाइयों, चुनाव अपने अंतिम चरण में, पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, दूसरे चरण का यह चुनावी दौर चल रहा है। पहले चरण का जो मतदान हुआ है, उस मतदान को देखते हुए राजनीतिक विश्लेषक यह मानते हैं कि अब बिहार में 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं। कारण यदि उनसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों है, बिहार की जनता की रुझान इस बार एनडीए की तरफ क्यों है, तो तर्क बहुत सारे देते हैं, उन तर्कों में मैं नहीं जाना चाहता। आज तो मैं आपसे चर्चा यह करने के लिए आया हूं, यह चाहे जेडीयू हो, चाहे ये आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, यह सब सारी राजनीतिक पार्टियां हमारे बिहार की जनता की आंखों में धूल झोंक कर उसका समर्थन हासिल करना चाहती हैं। आपने देखा होगा कि भी हाल फिलहाल कांग्रेस के नेता ने कहा कि बिहार की जनता की वोट की चोरी हुई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके वोट को किसी ने चुरा लिया है क्या? या हाथ उठाकर बताइए, आपके वोट को चुराया है किसी ने किया? लेकिन बराबर राहुल गांधी जहां भी जाते हैं वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बिहार की जनता के वोट को चुरा लिया। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, यहां इतनी बड़ी जमात में लोग खड़े हैं, यहां पर सारे लोग कह रहे हैं कि मेरे वोट की चोरी नहीं हुई है, और आप कह रहे हैं कि बिहार की जनता की वोट को इलेक्शन कमीशन ने चुरा लिया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या सच बोलकर राजनीति नहीं की जा सकती? क्या जनता की आंखों में आंख मिलाकर राजनीति नहीं की जा सकती? क्या राजनीतिक कामयाबी हासिल करने के लिए झूठ बोलना आवश्यक है? ऐसे लोग देश को कहां ले जाएंगे? और बहनों भाइयों, मेरा तो यह मानना है, सार्थक यदि राजनीति करनी है, समाज बनाने और देश बनाने की राजनीति करनी है, तो केवल और केवल सच बोलकर ही सार्थक राजनीति की जा सकती है, देश को बनाने की राजनीति की जा सकती है। क्यों नहीं कहता कोई हम लोगों के बारे में कि आप झूठ बोल रहे हैं? पूरे राजनीतिक जीवन में हम लोगों ने सावधानी बरती है, कहीं पर झूठ बोलने की नौबत ना आए। और आप हमारे भारत की राजनीति को दूषित कर रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं। यदि आपको कोई शिकायत है,
वोट चोरी हुई है। आप नाम लिखकर, पता लिखकर, सब कुछ करिए, बाकायदे लिखकर चुनाव आयोग को अपनी शिकायत पेश की। यदि आपकी वह नहीं सुनता है, आप कहेंगे कि वह पक्षपात कर रहा है, स्वायत्त शासी संस्था है, पक्षपात करने का कोई सवाल ही नहीं है, तो आप कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, अदालत बैठी है। क्या कहीं पर भी आपको इंसाफ नहीं मिलेगा? और आप जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। और एक कांग्रेस के नेता वो राहुल जी यह भी कहते हैं कि ऐसा है कि सेना में भी जांच पात के आधार पर सब कुछ होना चाहिए। बहनों भाइयों, देश को ले कहां जाना चाहते हैं? आरक्षण होना चाहिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है, हम सारे लोग उसके पक्ष जा रहे हैं। लेकिन अब सेना को भी देखेंगे कि सेना में रहने वाले लोगों की जाति क्या है, धर्म क्या है। बहन भाइयों, हमारी सेना की कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। धर्म है तो केवल सैन्य धर्म है, इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा धर्म नहीं है। जात पात के नाम पर आप देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, मजहब के नाम पर आप देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के एक नेता तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, मुझे बताया किसी ने, उन्होंने, जिनका नाम है श्री रेवंत रेड्डी, उन्होंने बयान दिया कांग्रेस का मतलब मुस्लिम और मुस्लिम का मतलब कांग्रेस। वोट हासिल करने के लिए इस हद तक जाएंगे लोग। बहनों भाइयों, हम लोगों ने कभी भी जाति पाति और मजहब की राजनीति नहीं की है। राजनीति हम लोगों ने की है तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति की है। जो भी भारत का नागरिक है, चाहे हिंदू होगा, मुसलमान होगा, ईसाई होगा, सब एक दूसरे के भाई भाई हैं। हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने भी भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य माना। दुनिया के किसी देश से यह आवाज नहीं उठी है जो आवाज भारत की धरती से हमारे ऋषियों और मनीषियों ने उठाई है कि भारत की सीमा में रहने वाले लोग ही एक परिवार के सदस्य नहीं हैं, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोग एक परिवार के सदस्य हैं। यह मानते हुए विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दुनिया के किसी एक देश की धरती से गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश की धरती भारत से गया है। मेरे बहनों भाई, और ये लोग यहां की सामाजिक समरसता को तार तार करना चाहते हैं, छिन्न विच्छिन्न करना चाहते हैं। जो भी भारत का नागरिक है, हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं। मैं इसे कहना चाहता हूं कि हमारे बिहार के बहन भाई इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। जहां तक घोषणा पत्र का सवाल है, घोषणा पत्र जारी हो चुका है। मैं इतना ही घोषणा पत्र के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यह घोषणा पत्र एक सामान्य दस्तावेज नहीं है। यह एक नेक इरादों का गठबंधन, नेक इरादों का एक संकल्प पत्र है। और आप यह मानकर चलिएगा, एनडीए का यदि घोषणा पत्र है तो हमारी भीष्म प्रतिज्ञा है मेरे बहनों भाइयों, हमारी अटल प्रतिज्ञा है, जो उसमें कहा है उसका अक्षरशः पालन करें। कोई हमको बताए तो कि 2014 में आप लोग एनडीए चुनाव लड़ रही थी केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में। उस समय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही था। बराबर मोदी जी कहते थे, राजनाथ जी देख लीजिएगा कहीं पर घोषणा पत्र में ऐसी कोई बात न आ जाए जिसे पूरा न किया जाए। 2019 में भी, 2024 में मैं ही देख रहा था। हम इतनी सावधानी बरतते हैं एनडीए के लोग, और उसके बाद भी अनर्गल आरोप लगाते हैं। कोई यह बतला दे कि 2014, 2019, 2024 के घोषणा पत्र में जो हम लोगों ने कहा था उसे किया नहीं है। अक्षरशः पालन किया है मेरे बहनों भाई।
इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो घोषणा पत्र 31 जनवरी को एनडीए ने जारी किया, वह घोषणा पत्र हमारी भीष्म प्रतिज्ञा है, वह अटल प्रतिज्ञा है। जो कहा है उसका अक्षरशः हम लोग पालन करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 50 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, 50 लाख नए पक्के मकान, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, हर जिले में एक फैक्ट्री। हम लोग जानते हैं, अब इन्होंने कह दिया, तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। बहनों भाइयों, लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूं। मैं मंत्री भी रहा हूं, मुख्यमंत्री भी रहा हूं, गृह मंत्री भी रहा हूं, रक्षा मंत्री भी रहा हूं, कृषि मंत्री भी रहा हूं, सड़क परिवहन मंत्री भी रहा हूं। सारे मंत्री रहकर मैं देख चुका हूं। क्या संभव है कि हर घर से कोई सरकारी नौकरी दे देगा? बहनों भाइयों, किसी भी सूरत में संभव नहीं है। मैं एक बार अनुमान लगा रहा था कि मान लीजिए हर घर से 30-40 हजार रुपए की भी नौकरी देनी हुई सरकारी, तो कितना खर्च होगा? 12 लाख करोड़ रुपए खर्च एक नौकरी देने में। अब पूरे बिहार का बजट ही 3 लाख करोड़, 3.25 लाख करोड़। तेजस्वी बाबू कहां से ले आओगे आप? क्यों झूठ बोलते हो आप? हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई किया, अर्थशास्त्र को जानते हैं। हां, इतनी बात मैं कह सकता हूं, हमारी भरपूर यह कोशिश होगी बहनों भाइयों, हमको उद्योग लगाना होगा तो हर जिले में एक फैक्ट्री लगाएंगे, एक बड़ी फैक्ट्री लगाएंगे। यदि हमारा नौजवान कोई रोजगार करना चाहता है तो रोजगार करने के लिए उसको बैंक से यदि धन मुहैया कराना होगा तो बैंक से धन मुहैया कराएंगे, कम से कम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराएंगे ताकि वो अपना रोजगार कर सके। इसीलिए हम लोगों ने तय किया है छोटे, लघु, मध्यम, इस प्रकार के उद्योगों का जाल पूरे बिहार में बिछाया जाएगा और 100 लघु, मध्यम और छोटे उद्योगों का के लिए एक पार्क बनाया जाएगा सभी जगह। ऐसे 100 पार्क पूरे बिहार में बनाए जाएंगे ताकि बड़ी संख्या में हमारे नौजवानों के हाथों को रोजगार मिल सके। 50,000 कुटीर उद्योगों के साथ हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा यह बिहार राज्य रोजगार से भरा हुआ हो। रोजगार पैदा करने की ये हमारे तरीके हैं। और रक्षा मंत्री हूं, मैं यह भी आपको करना चाहता हूं, जैसे तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में हथियार, टैंक, तोप, गोले, राइफल वहां बनती हैं, क्योंकि डिफेंस अभी लखनऊ में ही मैंने, जो हमारा संसदीय क्षेत्र है, यहां से सांसद हूं मैं, वहां ब्रह्मोस मिसाइल की एक नई फैक्ट्री मैंने चालू की है। बहनों भाइयों, ऐसे ही जैसे तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर है, तो हम लोगों ने घोषणा पत्र में कहा है यहां पर एनडीए की सरकार बनने के बाद यहां पर भी बिहार में डिफेंस कॉरिडोर होगा। क्या ये लोग बना पाएंगे? आरजेडी और कांग्रेस के लोग? यह काम तो हम ही लोग करेंगे ना। और मैं कहना चाहता हूं, उद्योग के मामले में हमारा यह राज्य बहुत पिछड़ा रहा है। हालात में बहुत परिवर्तन लाने में कामयाबी हासिल की है नीतीश कुमार जी ने। मैं कहना चाहता हूं, जैसी परिस्थितियां थी और जब नीतीश कुमार जी ने शासन की बागडोर संभाली, तो जैसे उन चुनौतियों को स्वीकार करके काफी हद तक विजय प्राप्त की है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए मेरे बहनों भाइयों वक्त में। भ्रष्टाचार का बोलबाला था। यहां तक कि मुख्यमंत्री को ही भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल की हवा खानी पड़ी। पूरा परिवार जेल की हवा खा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार जी के बारे में कोई मां का लाल ये कह दे, 20 वर्षों से सत्ता में है, उंगली उठाकर कह दे कि नीतीश कुमार के ऊपर, दामन के ऊपर एक भी कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। अब बताइए, ऐसे नेता को समर्थन न दिया जाए।
हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कोई उंगली उठाकर कहते हैं? पता नहीं क्या है। अरे भाई, लोकतंत्र में भी लोक लाज होनी चाहिए। परिवार भी बिना लाज के, बिना हया के नहीं चलता है। लोकतंत्र भी बिना लोक लाज के मेरे बहनों भाइयों नहीं चल सकता है। लोकतंत्र में भी बेहयाई नहीं होनी चाहिए। ये कहां ले जाना चाहते हैं लोग दोस्तों? और मेरे नौजवानों, संदेश दे दो सबको, यहां पर सेमी कंडक्टर पार्क बनेगा, सिल्क हब बनेंगे बिहार के अंदर। सेमी कंडक्टर अब यहां पर बनेगा। ऐसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाने का फैसला हम लोगों ने किया है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, यह सब तो आम बात है। रोजगार, जिसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहेगी। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, हम लोगों की इच्छा है कि यहां पर एनडीए की सरकार बन जाए, ताकि हमारा बिहार यह विकसित बिहार बन जाए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को विकसित भारत बनाने का फैसला किया है। यह संकल्प है। तो हमारा भारत विकसित भारत तभी बनेगा जबकि हमारा बिहार भी विकसित बिहार बनेगा, तभी विकसित भारत बनेगा। इस सच्चाई को हम लोग अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन यहां हमारे लालू जी की इच्छा है कि बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, और सोनिया जी की इच्छा है कि हमारा बेटा प्रधानमंत्री बन जाए, और आपके बेटे का जहां तक सवाल है, भाड़ में जाए। क्या चाहते हैं लोग? उनका बेटा मुख्यमंत्री और दूसरे का बेटा प्रधानमंत्री, लक्ष्य ही है उनका। आज बात क्या करते हैं? सामाजिक समरसता की। वाह, क्या पूछना। जब किसी ने सवाल किया था राहुल जी से कि ये बताइए कि आप जातिगत जनगणना क्यों चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए ताकि समाज के सभी वर्गों को उसका हक मिल सके। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, यही हम भी चाहते हैं। हम तो पहले से यही करते चले आ रहे हैं। लेकिन मैंने पूछा कि आपके अंदर यानी समाज के गरीबों के प्रति, पिछड़ों के प्रति इतनी बड़ी तड़पन है, तो जब आप नेता विरोधी दल बन रहे थे तो आपको अपनी पार्टी में कोई पिछड़े वर्ग का नहीं दिखाई दिया? आपको कोई अनुसूचित वर्ग का नहीं दिखाई दिया? आप मुस्लिम की वकालत करते हैं, आपको मुसलमान कोई नहीं दिखाई दिया? उनको आपने नेता विरोधी दल क्यों नहीं बनाया? नेता विरोधी दल की कुर्सी आपने स्वयं ही क्यों ले ली? भाई, जो उपदेश देते हैं कम से कम वो तो करना चाहिए आपको। लेकिन अपने उसका पालन नहीं करेंगे। हमको छोड़कर सब कुछ होना चाहिए। वो सामाजिक समरसता करेंगे। बहनों भाइयों, इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं। मैं समझता हूं आपके सामने लोगों ने बातें बतलाई होंगी कि हमारे चुनावी घोषणा पत्र में क्या क्या है। अभी यहां के नेता ने कहा कि वक्फ कानून को हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। बहनों भाई, वक्फ कानून को आप कूड़ेदान में कैसे फेंक देंगे? वक्फ कानून बनाने में हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाइयों की सहमति है। जो गड़बड़ी थी, उस गड़बड़ी को हम लोगों ने ठीक किया है। लेकिन जो कानून संसद ने बनाया है, उस संसद के बनाए कानून को आप कैसे समाप्त कर देंगे? मैं बराबर जनता से झूठ बोलकर वो आपका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। और यह भी कहा तेजस्वी जी ने कि हम डिप्टी सीएम मुस्लिम बनाएंगे। तो एक डिप्टी सीएम की आपने घोषणा कर दी, तो दूसरे डिप्टी सीएम मुस्लिम की घोषणा क्यों नहीं करते? जानते हैं इस सच्चाई को कि हमारी सरकार नहीं बनने वाली है, इसलिए नहीं कहते हैं। बहनों भाइयों, इन लोगों ने जब हुकूमत चलाई है तो बड़े मनमाने तरीके से चलाई है। ये कहते थे न खाता न बही, जो लालू कहे वही सही। बहनों भाइयों, अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। जो कानून कहेगा अब वही होगा।
जो इंसाफ की आवाज होगी वही होगा। मुझे याद है उस समय का वह दौर, फोन से लोगों के टेंडर मिला करते थे। यदि कोई किडनैप, किसी का अपहरण यदि हो गया तो फिरौती की धनराशि टेलीफोन करके कम कराई जाती थी। अब वह दिन वापस नहीं आने वाले हैं मेरे बहनों भाई। जो गुंडागर्दी करने की कोशिश करेगा, लोगों के ऊपर जुल्म अत्याचार ढाएगा, उसको जनता के सामने ही उल्टा कर दिया जाएगा। कानून का राज चलेगा, एक दो लोगों का राज नहीं चलेगा। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करने आया हूं कि आप सबका पूरा समर्थन हमें प्राप्त होना चाहिए। देश निरंतर मजबूत होता जा रहा है, देश की ताकत बढ़ती जा रही है। और हाल फिलहाल तो आपने देख ही लिया है देश के सेना के जवानों का पराक्रम। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी चोरी से भारत की सीमा में घुस आए और हमारे भारत के कुछ परिवार कश्मीर की वादियों में घूमने टहलने के लिए गए। बहनों भाइयों, उन आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर एक एक को मार डाला। उसके बाद तुरंत मैंने सेना के तीनों अध्यक्षों की बैठक बुलाई। मैंने पहला सवाल किया था, हम ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहेंगे, आपकी तैयारी है? बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, हमारे तीनों सेनाध्यक्षों ने कहा पाकिस्तान के खिलाफ जो भी ऑपरेशन करने की तैयारी करनी होगी वो हमें करने को तैयार है। तो टूक शब्दों में कहा हमारे सेना के जवान। उसके बाद हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे। प्रधानमंत्री जी ने कहा सारी बातों को सुनने के बाद, जाओ हम तुमको खुली आजादी देते हैं, जिस हद तक ऑपरेशन करना चाहते हो वो ऑपरेशन करो। और आपने देखा कि उसके बाद हमारे सेना के जवानों ने क्या करिश्मा किया। बहनों भाइयों, हम लोगों ने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया। ये लोग हम लोगों को सांप्रदायिक कहते हैं। हमने किसी मुस्लिम बस्ती पर हमला नहीं किया। आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया और हमारा हमला सटीक था और 20 मिनट के अंदर ही सारे काम को अंजाम दे दिया। मेरे बहनों भाइयों, आप लोगों ने देखा कितने लोग मरे, अब वो संख्या नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन आप मानकर चलिए 3 अंक से अधिक ही है। 3 अंक से बहुत अधिक है। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत अब ताकतवर भारत बन गया है। और हमारा ऑपरेशन सिंदूर तो अभी स्थगित है, समाप्त नहीं किया। फिर यदि कोई गड़बड़ करेगा बहनों भाइयों, फिर से हमारा ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ होगा। हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, हमको कोई छेड़ता है तो फिर हम उसको छोड़ते नहीं। इसलिए बहनों भाइयों, मैं आपसे यही कहने आया हूं कि आपका आशीर्वाद, आपका समर्थन हमारे प्रत्याशी को, महाबली सिंह जी को मिलना चाहिए। इसके पहले भी तो विधायक बहुत रहे हैं, कितने बार मंत्री भी रहे। हाँ, 2 बार सांसद भी थे महाबली सिंह। अब देखिए, इतना रहने के बावजूद भी दुबले पतले ही हैं और इनका पेट नहीं निकला है। नहीं, लोग एक बार बनने में यूं हो जाते हैं। ईमानदारी से काम करते हैं महाबली सिंह जी, जिता देंगे इनको पक्का। ये तुम लोग जिताओगे कि नहीं? तो हाथ उठा के बतलाओ, जिताओगे? तो पक्का चले, अब चले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बोलिए भारत माता की,
भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।